नमस्कार। मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की बात और इन चुनावों में किस तरह से जो वोटर है, जो मतदाता है, उसको तमाम राजनीतिक दल एक तरह से नीलामी की चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस मुद्दे की बात हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि तमाम बड़े छोटे राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश को वो कैसा शासन देंगे, उत्तर प्रदेश में वो कैसी सरकार लाएंगे, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए वो कैसा काम करेंगे, ये कहने के बजाय इस तरह की बात कर रहे हैं कि सरकार आ जाएगी तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को क्या क्या देंगे। कांग्रेस कहती है अगर उनकी सरकार आ गई, कांग्रेस ने पहले ही कहा सरकार बनाने के लिए 40% महिलाओं को आरक्षण देंगे, ये तो एक स्वागत योग्य बात थी। लेकिन उसके आगे अब कांग्रेस कहती है अगर उनकी सरकार बन गई तो वो जो इंटर पास लड़कियां हैं उनको स्कूटी और स्मार्टफोन देंगी। वो कांग्रेस कहती है कि सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार बन गई तो 10 लाख से ऊपर 10 लाख तक का इलाज हर किसी का मुफ्त कर दिया जाएगा। कांग्रेस कहती है कि अगर उनकी सरकार आ गई तो बिजली का बिल आधा माफ कर दिया जाएगा और कोरोना काल का तो पूरा माफ कर दिया जाएगा। कुछ इसी तर्ज पर समाजवादी पार्टी भी और आप भी हैं। आप उत्तर प्रदेश में अपना जो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, उनका पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में होता, राजधानी लखनऊ में होता, इसके एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी कि उनकी सरकार आएगी तो वो उत्तर प्रदेश की जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। कई तरह की घोषणाएं समाजवादी पार्टी पहले भी कर चुकी है, किस तरह से वो पैसा बांटेगी, किस तरह से गरीबों के लिए वो पैसा लेके आएगी, इत्यादि इत्यादि। और आपने तो एक तरह से हद ही कर दी। आप के जो अरविंद केजरीवाल हैं वो जब लखनऊ आए, उन्होंने कहा कि बाकी सारे दल जो हैं वो जैसे कहीं खाने के ढाबों में असली ढाबा यही है, इस तरह का चीख पुकार सुनाई देती है। वैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बाकी के दल अगर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको इलाज मुफ्त में देंगे, पैसा देंगे, बिजली मुफ्त में देंगे, तो वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है दिया कैसे जा सकता है। ऐसा जादू, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यानी कि जनता को जो दिया जाना है वो एक जादू है, वो एक चमत्कार है। तो अब हम आज बात करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह के जादू और चमत्कार के झांसे में आना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को इस तरह के जो प्रलोभन है उनमें आना चाहिए? और इससे भी बड़ी बात कि क्या चुनाव के वक्त, चुनाव के पहले मतदाता को इस तरह से थोक में खरीदने की कोशिश करने की आजादी राजनीतिक दलों को दी जानी चाहिए? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अतुल चंद्रा, वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ल, पूर्व न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पूर्व न्यायिक सलाहकार रहे सीबी पांडे जी, और लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मनोज अग्रवाल। बातचीत की शुरुआत में सबसे पहले अतुल जी आपसे करना चाहता हूँ। जिस तरह से ये वादे किए जा रहे हैं, एक तरह से मतदाता को खरीदने का सीधे सीधे एक झांसा देने की कोशिश है। आपको क्या लगता है, क्या ये नैतिक है और क्या राजनीतिक दलों को ऐसा करना चाहिए? अतुल जी अनम्यूट कर लीजिए आप। ये जो है, ये वोटर की चॉइस को इन्फ्लुएंस करने का सीधा सीधा तरीका है जी। और नैतिकता इसमें नहीं है। लेकिन सभी दल इसका इस्तेमाल करते हैं जी। और अब ये एक तरह से नॉर्म हो गया है कि चुनाव से पहले हर तरह का प्रलोभन वोटर को दिया जाता है। जी। उससे जो हमारी वोट की राजनीति है, हमारी जो डेमोक्रेसी है, जी। उसके ऊपर असर पड़ता है। जी। अब आम आदमी पार्टी जैसे स्कूलों की बात करती है दिल्ली में, तो वो समझ में आता है कि हम स्कूलों की दशा सुधार देंगे, जी। हम बच्चों को बिजनेस शुरू करने की शिक्षा दे देंगे, जी। पढ़ाई के बाद आप स्वावलंबी बनिए, दूसरों को नौकरी दीजिए। ये जी। बातें तो समझ में आती हैं।
लेकिन आप चुनाव से पहले सबकी पेंशन बढ़ा दीजिए, सबकी वो बढ़ा दीजिए, मुफ्त में बिजली दे दीजिए, मुफ्त में पेट्रोल दे दीजिए। आप अर्थव्यवस्था का भी तो कुछ ख्याल रखेंगे, कहाँ से देंगे ये सब? बिल्कुल हमारी जेब से पैसा लेकर के दिया जाएगा। तो ये आप किसी भी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसकी शुरुआत अगर हम देखें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में खाली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्वेशन था। अब हर सरकार चाहती है कि जितनी जातियों को हो सके वो 10% रिजर्वेशन दे दे। जाति है, कम्युनिटी है, तो हम वहां से इतने आगे आ गए हैं। 300 यूनिट वो फ्री देंगे, 20 लीटर पेट्रोल वो देंगे, 200 यूनिट वो देंगे। कहां से कैसे करेंगे ये? लेकिन ये है, अब जो वोटर आ जाएगा जहां से मैं, वो दे देगा अपना वोट। इनको फायदा हम लोगों का नहीं होना है उससे, हमको और खराब नेता चुन के दिए जाएंगे। बिल्कुल। एक तरह से इससे जनता का हित नहीं होना, राज्य का हित नहीं होना। ब्रजेश जी, अगर सिर्फ बिजली की बात करें, बहुत सारी चीजों के लिए पैसा कहाँ से आएगा, क्या आएगा, एक अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर बिजली की बात करें, जो हमारा बिजली देने वाला जो महकमा है, उसकी हालत पहले से बहुत खराब है। बहुत बड़ा कर्ज उस पर है, वित्तीय बोझ उस पर है। अब बिजली की दरें बढ़ाने के लिए बार बार कहा जाता है कि बिजली लोगों को इंतजाम पे दी जा रही है, वो उससे मुनाफा नहीं हो पा रहा है, उससे लागत नहीं निकल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इस तरह से जो बिजली की लूट, बिजली की छूट और बिजली की लूट की बात की जा रही है, वो क्या मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी? गोविंद जी, मुझे नहीं लगता कि मतदाताओं को प्रभावित कर पाएगी। कारण क्या है कि इस तरह के वादे बहुत किए गए। पिछली आप देखिए कि ये जो कर्ज माफी वाला वादा हुआ, पिछली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज माफी का वादा किया था और उसमें 40,000 करोड़ रुपया का खर्च आया, और इनकी पूरी अर्थव्यवस्था 1.5 साल तक बिगड़ी रही उत्तर प्रदेश सरकार की। और 300 यूनिट बिजली देने की बात क्या कर देंगे? 300 यूनिट बिजली देने का मामला ये हुआ कि 1.5 लाख करोड़ रुपया का अब हर साल घाटाई कौन पूरा करेगा? है किसी में दम? ये 40,000 करोड़ को खर्च क्षतिपूर्ति के लिए 1.5 साल तक पूरी व्यवस्था बिगड़ी रही और सारा विकास का ठपरा। जहां तक दिल्ली की बात है, अरविंद केजरीवाल की, वहां पर वो लोग संख्या ज्यादा है जो अपने जिनकी बिजली 200 यूनिट 300 यूनिट से ज्यादा निकल जाती है, उनको तो कोई ऊन मिलता नहीं है और कम लोगों को देना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आप 5 करोड़ लोगों को दे पाएंगे सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बोलने में क्या होता है, बोलने के, मैं एक बार चित्रकूट से लौट रहा था, एक कस्बा पड़ता है औंग, वहां के पेड़ा बड़े मशहूर हैं। अब पूरे उसमें लिखा था, नकालों से सावधान, असली पेड़ा यहीं मिलता है। तो ये चल रहा है, असली पेड़ा यहीं मिलता है, नकालों से सावधान। ये सब बेवकूफ बनाने वाली वो है, और लोग जानते हैं। आप देखिए, कर्ज माफी की बात हुई थी, कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनिए। राहुल गांधी की गिनवाते थे मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। आप बताइए कर्ज माफी का क्या हुआ? आज भी वहां उपद्रव मचा हुआ है। सरकार की इतना पैसा कहां से? तो आप उतना ही कहिए जितना हो जाए, वरना लोगों का है कि साहब ये सारे लोग समझते हैं, हित नहीं तो पच्चू जाना, हित नहीं सब लोग जानते हैं। ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं कि साहब हम वो तंत्र जानते हैं। दिल्ली में आपका तंत्र ठीक है, वो एक सीमित है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में आप पहले हर तमाम प्रयास के बाद, तमाम भारी पैमाने पर वसूली के बाद, तमाम चोरी रोकने के बाद 20,000 25,000 करोड़ हर साल घाटा होता है बिजली का, हर साल। और ये लोग सरकार के सामने खड़े रहते हैं कि साहब इसकी क्षतिपूर्ति इसका दीजिए। कहां कर देंगे?
क्या कहां से लाएंगे ये सब? अब आप बताइए, आप अभी अभी गोविंद जी आप कह रहे थे कि चलो ये अच्छा बात है कि 40% आरक्षण महिलाओं को देगी कांग्रेस। जी जी मैं भी इसका समर्थन करता हूं, मैं भी इसका स्वागत करता जी हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मैदान बचा है जहां 40% के लिए। पंजाब में तो आपकी सरकार है, वहां ये पूर्ण काम शुरू हो तो ज्यादा अच्छा हो जाए, क्योंकि वहां पर जीतने की स्थिति, यहाँ जीतने की स्थिति नहीं है, तो यहाँ पर खजाना लुटाने की बात करते रहिए आप कि साहब हम सड़क से तारा तोड़ लाएंगे आगे, तो क्योंकि आप जानते हैं कि सड़क से ना हम आएंगे ना सड़क से तारा तोड़ने का मौका मिलेगा, तो करते रहिए इस तरह की बातें, क्या फायदा? बिल्कुल सही बात है, लेकिन फिर भी ये बातें हैं, ये लोगों को प्रभावित करती हैं और लोगों को एक तरह से जो ऐसा लगता है कि कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फलानी पार्टी दे रही है, वो ज़्यादा देगी, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का अपना एक पूरा उसकी जो आर्थिकी की है, उसका जो बजट है, उसका संचालन अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो बजट की हालत है वो बहुत अच्छी नहीं है। लगातार बजट घाटा भी बढ़ता है, उसको कई तरह से एडजस्ट करने की कोशिश की जाती है। ऐसे बड़े राज्य में क्या इस तरह से चीज़ों को मुफ्त में देने, मुफ्त में लुटाने और ऐसी चीज़ें जिनके उत्पादन में पैसा लगता है, ऐसी चीज़ें जिनके उत्पादन या जिनके वितरण या जिनको मुफ्त में देने से पहले सरकार को दाम खर्च करने पड़ते हैं, ऐसी चीज़ों को मुफ्त में देने के पीछे इससे किस तरह के हमारी अर्थव्यवस्था को खतरे हैं, इस पर हम प्रोफेसर अग्रवाल आपसे जानना चाहेंगे। क्या आपको लगता है कि व्यावहारिक तौर पर इस तरह की चीजें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तर्कसंगत है? गोविंद जी, एक पैटर्न देखिए, जितनी भी बातें आपने बताई, पैटर्न क्या है कि कोई ऐसी चीज छोड़ो पब्लिक में कि वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आए और उसके पीछे का जो कवर अप है, उस पर्दे के पीछे का वो है। यानी कि हम रियल डिबेट डिस्कोर्स नहीं होने देना चाहते हैं। वो कहता है हम ये वाला आइटम देंगे, वो कहता है ये आइटम देंगे। अरे भाई, आप ये तो बताओ कि कम से कम आप करना क्या चाहते हो, और ये देना वो देना क्या दे पाएंगे? अभी बजट की बात कर रहे थे ब्रजेश जी, किसी की चिंता नहीं है। चिंता क्या है कि पहले मैं शपथ ले लूं, इकोनॉमिक्स क्या, इकोनॉमी क्या होगा, पब्लिक वेलफेयर क्या होगा, किसी को चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो यूनिट मैं आपको बताता हूं, इसकी इकोनॉमिक्स बताता हूं। आप 300 मान लीजिए, बहुत बिजली 5 रुपए का है, पर महीने बिजली 15, आप टोटल निकालेंगे तो ये करीब 20,000 करोड़ रुपया से ऊपर जाता है, अगर 1 करोड़ हाउस होल्ड का हम लेते हैं। और जिस हिसाब से ये और अगर मान लीजिए 2 करोड़ हो गया, 40,000 करोड़ रुपए 5 रुपए से अगर मैं लेके चल रहा हूं, जबकि 5 रुपए बिजली है नहीं, जी करता हूं, तो 40,000 करोड़ रुपए पर ईयर की बात हो गई। अब उसमें एक डिस्टिंक्शन देखिए, इन्होंने किसको टारगेट किया? अभी एग्रीकल्चर की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये 40,000 करोड़ हम एग्रीकल्चर पर ले जाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम एक ग्रोथ की बात करना चाहते हैं। हम मानते हैं कि हाँ ठीक है, व्यापक बात हो रही। मेरे घर का बिजली बिल मैंने सोलर लगवा रखा है, 300 यूनिट कई बार नहीं आता है। अब आप सोचिए, यानी कि मिडिल क्लास पर निशाना है। जी। और यानी क्या अब स्कूटी देने की बात है, उसकी देने की बात है, क्या प्रो पुअर एटीट्यूड खत्म हो गया हमारे डिस्कोर्स? क्या हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट एमएसएमई की चर्चा है? ना एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स की चिंता है, ये चिंता है कि रूरल इकोनॉमी का क्या होगा, ना ये चिंता है कि सेक्टोरल जो इम्बैलेंसेस हैं, आप अर्बन एरिया की इस तरह से एक अजीब कसम है, रूरल एरिया का अपनी चिंता है, कोई बातचीत है ही नहीं है। तो हम किस तरफ उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे? और बाहर मैसेज क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के लोग बिल्कुल भी डिस्कोर्स करने को तैयार नहीं, पब्लिक के बारे में नहीं, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का ये जा रहा है, हम डिस्कोर्स करना ही चाह रहे हैं, डिबेट करना ही नहीं चाह रहे हैं, कोई मॉडल देना ही नहीं चाह रहे। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले कई सालों से कह रहा हूं कि कोई भी होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा है। और यही नहीं, आप उठा के देख लीजिए, ठीक है, योगी सरकार में कुछ चीजें हुई हैं, लेकिन अभी उसको कंसोलिडेट करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि चीजें पूरी हो गई, एक शुरुआत होती है,
इतने सालों से आपने नहीं होने दिया है, पूरे उसमें 80 के दशक में कुछ व्यापक वृद्धि हुई थी, उसके बाद से आप उठा के देखिए ग्राफ किधर जा रहा है, सबसे पीछे रह गया। अब कम से कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतर हो रहा है। अब आप देखें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है, लेकिन अभी जो आवश्यकता है, जो गैप है, उस गैप को समझिए कि अभी क्या करना है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और रियल सेक्टर के साथ इंटीग्रेट करना बाकी है। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे और हम इस तरह से एक पॉपुलिस्ट उस पर ले जाएंगे तो ये इंटीग्रेट नहीं होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है ये भी वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। वक्त की जरूरत यह है, उत्तर प्रदेश की जरूरत यह है कि जो चीजें हैं, जो संसाधन हैं, उनको जोड़ा जाए, लोगों के साथ जोड़ा जाए और उसको पूरी तरह से विकसित करने की तरफ ध्यान दिया जाए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का ध्यान चीजें लुटाने पर है, बड़े बड़े वादे करने पर है और मुफ्त की जो पुकार है उसके जरिए मतदाता को प्रभावित करने का जो पर ही पूरा जोर है। चंद्रभूषण पांडे साहब, जो बात यहाँ पर अभी तक हुई और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अचानक ऐसा, हालांकि चुनाव में पहले भी इस तरह से होता था, लेकिन इस बार तो एक तरह से होड़ सी राजनीतिक दलों में हो गई है कि कौन किस चीज पर क्या पहले कह देता है और क्या मुफ्त की बात कर देता है। बिजली की बात है, अखिलेश यादव को ये डर लगा कि कहीं अरविंद केजरीवाल लखनऊ में आकर मुफ्त बिजली की बात न कर दें, तो उन्होंने उनके एक दिन पहले घोषणा कर दी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप बिल्कुल ये जादू और चमत्कार तो मैं कर सकता हूं, इसलिए आप मुझे पर भरोसा रखिए। आपको क्या लगता है, इस जो बात यहाँ पर प्रोफेसर अग्रवाल ने कही कि जो बहस का मुख्य मुद्दा है, राजनीतिक दल उस पर बात नहीं करना चाहते और जनता को एक तरह से प्रलोभन के जरिए खरीदने की कोशिश करता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियां ऐसे बात नहीं कर पाती हैं कि उनके पास पार्टी लेवल पे तो कोई समझ है नहीं, पार्टी लेवल पे कोई चिंतन है नहीं, पार्टी लेवल पे कोई वैचारिक मंथन होता नहीं है। वो जब सरकार बन जाती है तो वो अधिकारियों से पूछते हैं चलो कौन सी स्कीम लागू करना है और वो स्कीम लागू करते हैं। तो पार्टी लेवल पे सब दिवालिया हो जाए, इसलिए पार्टी लेवल पे उनको सबसे आसान काम यही लगता है कि ये मुफ्तखोरी वाली चीजें जनता के सामने बताओ और जनता आसानी से समझ भी जाती है। और तब से केजरीवाल ने 2000 केजरीवाल इसके पहले भी कर्जा माफ तक लोगों ने, सरकारों ने किया था, लेकिन केजरीवाल ने इसकी शुरुआत आके मुफ्तखोरी के मतलब सम्राट बन गए केजरीवाल। और उनको 2 बार मुफ्तखोरी की घोषणा करने से उनको 2 बार सफलता मिल गई, तो अब वो जहां भी जाते हैं वो अपनी लिस्ट लंबी करते जाते हैं। तो उनका एक एजेंडा हो चुका है और मैं समझता हूँ कि वो जिस एजेंडे पे चल रहा है वो राजनीतिक पतन की भी उनकी शुरुआत हो गई है, क्योंकि जब तक गंभीर बातों पर आर्थिक और चिंतन नहीं करेंगे और सामाजिक चिंतन नहीं करेंगे और राजनीतिक व्यवस्था इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं करेंगे तब तक आप बहुत लंबे समय तक राजनीति, तो उनका खजाना भी बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। लेकिन जो मैं एक आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इस मामले को सुप्रीम नोटिस नहीं ले गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका दाखिल और जिसमें ये कहा गया कि सर ये जो घोषणाएं हो रही हैं ये एक तरह से ब्राइब की जा रही है वोटर्स को, और इसलिए इस बिल्कुल आप मना कर दीजिए कि ये ब्राइबरी न हो, फेयर इलेक्शन नहीं हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, बड़ा सीरियस डिस्कशन हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि आप जो है इसको रोकिए। अब इलेक्शन कमीशन का कहना यह था कि साहब अगर हम रोकेंगे तो कानून से ही रोक पाएंगे, पार्लियामेंट में कानून बनाना पड़ेगा और कानून बनाने का अधिकार इन लोगों के पास है। तो ये लोग जो मुफ्तखोरी की आदत डाल रहे हैं तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि हम पार्लियामेंट से कानून बनाएं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अपने एफिडेविट में बात कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि ये पार्लियामेंट पर अब कानून पर भरोसा छोड़िए, जो पावर आपको आर्टिकल 324 के अंतर्गत है उस पावर को एक्सरसाइज करके जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें इसको शामिल करिए। और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में जब शामिल कर देंगे तो ये जो घोषणाएं करने वाले लोग हैं इनसे पहले आप ये पूछिए कि जो घोषणा आप कर रहे हैं उसकी आपके पास क्या प्लान है, क्या उसकी आर्थिक स्थिति है, उस घोषणा को आप लागू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर वो नहीं आपको सेटिस्फैक्टरी ओपिनियन नहीं सेटिस्फाई कर पाते हैं तो उसको वो जो है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट में
कि वायलेशन में इसको इंक्लूड करिए, और जैसे वो उसको घोषणा करते हैं इस तरह की बातें, तो उनके खिलाफ आप सख्ती से कार्रवाई करिए, डिस्क्वालीफाई करिए। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे वो पॉलिटिकल पार्टी के ज्यादा दबाव में आ रहा है, तो इसलिए वो भी उसी लाइन में चल रहा है, जिसमें कि उसको जैसे जैसे उनके राजनीतिक पार्टियां उनको सलाह दे रही हैं, उससे बियॉन्ड हो जाके कोई ड्रेस्टिक स्टेप नहीं लगता। वो टीएन सेशन वाला जमाना नहीं है कि वो ड्रेस्टिक स्टेप अपने लेवल पे ले। हालांकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट किया, इसमें चाहती थी इलेक्शन कमीशन इसको बहुत सीरियस स्टैंड ले सकती। दूसरा, चूंकि इलेक्शन में घोषणाएं करना ये माना गया कि ये एक्शनेबल नहीं है। अगर वो घोषणा आप करते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा नहीं सकते। तो ये एक व्यवस्था है कोर्ट में, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं हो सकती। तो ये ऐसी चीज है कि मुफ्त में जो बात है, जो हवाई किला सपने दिखाते रहो, कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी है नहीं, कोई जवाबदेही है नहीं। तो कोई ना जवाबदेही है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई कंट्रोल है, तो इसलिए ये तो बढ़ता ही रहेगा। अब ये कि जादूगर जैसे जादूगर नहीं आते मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहे चौराहे उसी तरह डमरू बजाते रहिए, कोई भीड़ जुट गई, अगर कुछ भीड़ में कुछ पैसे आ गए तो आ गए, तो उसी तरह से डमरू बजा के सब राजनीतिक पार्टी अपने डमरू बजा रही है, कुछ वोट गिर जाएगा उनकी झोली में फैलाते नहीं, आप देखते हैं डमरू बुलाते हैं, उसके बाद जादू दिखाते हैं, उसके बाद वो कपड़ा लेकर घूमते हैं चारों तरफ, तो कुछ वोट उसके इनके मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे। बस यही राजनीतिक पार्टियों की डमरूबाजी है और कुछ नहीं है। ये सारी बातें पूरा असंभव है। आप वो कह रहा है केजरीवाल के 5,000, केजरीवाल कह रहा है ना कि 5,000 रुपया हम एम्प्लॉयमेंट का देंगे। आप उनको ये भी नहीं पता होगा कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है। और अगर आप मुलायम सिंह ने, आपको याद होगा कि 500 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता डिक्लेयर किया था शायद कुछ साल पहले जब चुनाव लड़े थे। 500 रुपया महंगा पड़ गया, 500 एक ही यूथ को, और वो 500 के लिए यूथ ले वो रजिस्ट्रेशन उन्होंने शुरू भी कर दिया था। और इतनी भीड़ हुई 500 रुपए के लिए यूथ के रजिस्ट्रेशन के लिए कि आप मतलब लगा कि समझ लीजिए कि इतनी भीड़ हुई, लेकिन कभी उतना भीड़ रैलियों में नहीं होती रजिस्ट्रेशन के 500 रुपए नहीं। तो 500 रुपया नहीं दे पाए तो ये कहाँ से 5,000 दे पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये सब ये एक तरह से जनता के साथ बड़ा बड़ा धोखा है, और इन लोगों के खिलाफ तो एफआईआर भी दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं कुछ काम होता है तो चीटिंग का एफआईआर दर्ज करना चाहिए। वही एक कानून है जिसके अंतर्गत ये सब राजनीतिक पार्टियां आ सकती। बिल्कुल। जिस तरह से चुनाव आयोग के पास ये मामला है और चुनाव आयोग को कहा गया है कि वो इस तरह के जो वादे हैं, इस तरह के जो झांसे हैं, उनके बारे में पहले राजनीतिक दलों से पुष्टि करे, उसके बाद ही इस तरह की कोई प्रलोभन या कोई लालच या कोई झांसा देने की इजाजत हो। अन्यथा उनको इसको जो है वो जो आदर्श आचार संहिता है उसका उल्लंघन मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अतुल जी, आपको क्या लगता है चुनाव आयोग पर किस तरह से ये जैसे पूरी जिम्मेदारी आ गई है और चुनाव आयोग कुछ कर नहीं रहा है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, तो चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए आम जो आदमी है उसके पास क्या कोई रास्ता आपको दिखाई देता है? आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। सॉरी, देखिए चुनाव आयोग जो इंस्टीट्यूशन है वो पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। जैसा सीवी पांडे जी ने कहा कि सेशन को छोड़ दीजिए, तो हर सरकार ने कोशिश करी है कि चुनाव आयोग उसके इशारे पर काम करे। नतीजा ये है कि आज जब पीएमओ कहता है कि सीईसी को प्रेजेंट रहना पड़ेगा एक मीटिंग में जो पीएमओ करेगा, इससे ज्यादा पतन का प्रमाण और कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन से आप क्या उम्मीद करते हैं कि जो वादे बीजेपी कर रही है क्या उसको वो रोक पाएगी? क्या उसको वो ले करके उसको किसी भी तरह से पेनलाइज कर सकती है? नहीं कर सकती है। अब जब ये एक प्रथा बन जाएगी तो जो भी सरकार जब भी बने दूसरी, वो भी यही करेगी। तो हम अब ये उम्मीद करना बंद कर दें कि हमको प्रलोभन देने वाली पार्टियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर पार्टी किसी न किसी प्रकार से हमको लालच देगी और हम उसको वोट देंगे। अब वो अभी वो
ये जो बड़े बड़े प्रलोभन हैं, इनके साथ ही साथ वो छोटे भी चलते हैं। गैस डिस्ट्रीब्यूट है, शराब दी जा रही है वोटर को जहां जहां है, साड़ी कपड़े दिए जा रहे हैं। अब ये लैपटॉप जो दिए गए हैं बच्चों को, अच्छी चीज है, लेकिन वो भी एक तरह से युवाओं को इम्प्रेस करने के लिए दिया गया। ठीक है, आप चुनाव से पहले आप अगर न देते, ठीक पहले दे रहे हैं आप, अगर यही आपने शुरुआत में दे दिया होता तो शायद ये कोई ना कहता कि भाई आपने ये घूस दिया वोटर को, अपने जो युवा वोटर है। वो नहीं होगा। आपने वादा किया नौकरी का, उसका भी जिक्र किया सीवी पांडे साहब ने। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है कि हर तरफ बच्चे परेशान हैं, युवा परेशान हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। और नौकरी देने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो अभी आप तैयार नहीं कर पाए हैं। जी। ऐसे वादों को अगर समझना है तो बजाय इसके कि हम देखें हमारा इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, हमको और जिन ऑडियंस को टारगेट किया जा रहा है इन सब लालचों से, उनको समझना होगा कि इसमें से आधी चीज भी हमको नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो परिस्थितियां हैं, हम किसी संस्था से, खासतौर पर चुनाव आयोग से ये उम्मीद करना शायद बेकार है कि वो इसमें किसी तरह का कोई सुधार करेगा। इस तरह से जो झांसे जनता को दिए जाते हैं, जो झूठे वादे जनता से किए जाते हैं, जो खरीदने की कोशिश की जाती है, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई कड़ा कदम उठेगा, ये उम्मीद तो शायद हमको करनी नहीं चाहिए। लेकिन ब्रजेश जी, आप क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते रहते हैं, आप उत्तर प्रदेश के कई चुनाव में आपने चुनावों के बीच, चुनाव के दौरान भी चीजों को समझने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है इस तरह के जो झांसे होते हैं, ये वाकई में बड़े पैमाने पर लोगों का मन बदल देते हैं, लोगों को किसी खास पार्टी की तरफ इन प्रलोभनों की वजह से लोगों का झुकाव बहुत तेजी से क्या बढ़ जाता है? देखिए गोविंद जी, अतुल चंद्रा जी की बातों से, कुछ बातों से मैं सहमत हूँ कि इस मामले पर कोई एक मजबूत कार्रवाई होनी चाहिए, इसका एक आकलन होना चाहिए। जहां तक मन बदलने की बात है, अब बहुत कुछ हो चुका है। लोग देखते हैं कि वादे किए जाते हैं, वादे पूरे नहीं होते हैं। जो जमीनी वादे हैं वो पूरे नहीं होते। आपको याद है कि जब बीजेपी ने, ये अमित शाह ने कहा था कि मैं वादा करता हूं कि पहली कैबिनेट में ये पारित होगा कर्ज माफी का। आप यकीन करिए कि कैबिनेट 2 महीने नहीं हुई थी, जब ये जोड़ घटाव लगाया गया तब पसीने आ गए थे। और ये भी बता दें आपको कि 16 मार्च को चुनाव परिणाम आए थे और 24 मई को विधानमंडल की पहली बैठक हुई। ये क्यों हुआ था? इसलिए क्योंकि ये आकलन नहीं था। जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बिजली बिल की माफ करने की बातें कर रहे हैं, स्कूटी और तमाम तरह की चीजें बांटना चाहते हैं, वो सिर्फ सोचते हैं कि किसी तरह लोगों को पहले प्रभावित किया जाए अपने वादों से, और फिर सत्ता आए या ना आए फिर देखा जाएगा। तो ये सब लोग जानते हैं, लोगों ने देखा है। यदि वादे ही पूरे किए जाते तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलती होती। आप पान की दुकान में खड़े हो जाइए, लोग कहते हैं कि नेता झूठ बोलने के लिए ही होते हैं। आप किसी दुकान में खड़े हो जाइए, इसीलिए छवि बनी है कि ये गपबाजी के अलावा कुछ नहीं है। लोग जानते हैं कि साहब ये चुनाव जीते नहीं, कि उसके बाद ये दरवाजे से गुजरने का रास्ते भूल जाते हैं। तो इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। कुछ लोग जरूर प्रभावित होते हैं, 300 यूनिट बिजली, 300 और स्कूटी और ये सब, इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता, क्योंकि हम लोग झूठे वादे सुनने के आदी हो चुके हैं और अब उस पर भरोसा करना बहुत कठिन है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग इससे प्रभावित होंगे। सिर्फ ये जरूर है कि आप दिल्ली में आपने तमाम कटौतियां करके कुछ वो माफ किया, लेकिन उत्तर प्रदेश दिल्ली के अंतर को समझना पड़ेगा आपको।
पूरा बजट चला जाएगा बिजली को उसमें। इनको मालूम है बिजली की वसूली कितनी होती है? मालूम है नहीं। आ करके जी, बता, तमाम वादे हो रहे हैं, होने दीजिए, क्या लोग समझते हैं। बिल्कुल, लेकिन वादे हैं, वादों का क्या, लेकिन फिर भी राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इस तरह के वादे कैसा असर डालते हैं? कई चीजों को जैसे छूट दे देने की बात है, इस तरह अस्पतालों को अगर हम 10 लाख तक का इलाज मुफ्त करने की बात है, इस तरह की जो बातें हैं, क्या ये अर्थव्यवस्था चलाने वाले लोगों के और खास तौर पर जो उद्योग और इस तरह की चीजों से जुड़े लोग हैं, उनके मन में किसी तरह का भय या किसी तरह की शंका भी पैदा करते हैं? प्रोफेसर अग्रवाल, आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक मॉडल हम लेकर के चले हैं, बेहतर होता है एक उसका अल्टरनेटिव मॉडल आता। मैंने कोई मॉडल परफेक्ट, एक अल्टरनेटिव मॉडल, इस पर चर्चा करिए, डेवलपमेंट पर चर्चा करिए। आप अगर पूरा डिस्कोर्स उठा करके देखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप पिछले 3 से 6 महीने में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का एम्बिशियस प्लान देख लीजिए। अभी 2-3 पहले कुछ और आया था एक पॉलिटिकल पार्टी का कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसानों का ये कर। आप देखिए, अब वो चर्चा से गायब हो गया जी। कोई और आ गया, स्कूटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया। यानी कि कहीं पर आप देखिए एक स्टेबल जो है डिस्कोर्स नहीं है, टॉक नहीं है। और ये सबसे बड़ी क्या होती है किसी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके विकास के लिए, और उत्तर प्रदेश जैसी अर्थव्यवस्था जो लगातार उपेक्षा का शिकार। मैं एक ही इंडिकेटर हर जगह देता हूं कि 52, 53, 53, 54, 55 में उत्तर प्रदेश का प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय से ज्यादा था। ऐसा क्या हुआ 60 वर्षों में वो प्रति व्यक्ति आय आधे से कम रह गया? प्रधानमंत्री हमने सबसे ज्यादा दिए और आय कम रह गया। तो ये सोचने की बात है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं? हमसे बिहार भी आगे निकल गया, हम बीमारू स्टेट के कैटेगरी में रहे, हम अब निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमसे पहले राजस्थान आगे निकल गया, उड़ीसा हमसे पहले आगे निकल गया, मध्य प्रदेश ने तो हमको बहुत पीछे छोड़ दिया। जरा इस तरह ये चिंता कर लीजिए, जो हमारे आसपास के राज्य थे, हमसे निकल करके उत्तराखंड बना, उत्तराखंड आगे निकल गया। छत्तीसगढ़ का आप उठा करके देख लीजिए, इधर का मुझे नहीं पता, साल 2 साल का छत्तीसगढ़ ने क्या छलांग लगाई है, मैं खुद वहां जाकर देख चुका हूं। तो आप जरा ये सोचिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप कर्नाटक से कंपेयर करिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप पंजाब मॉडल लाई, क्योंकि पंजाब मॉडल इज द वर्स्ट मॉडल। लेकिन आप ये तो देखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, वहां पर किस प्रकार से पॉलिसी में आप उठा करके देखेंगे। महाराष्ट्र में विशेष रूप से मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि वहां पर एक ही पार्टी की सरकार हमेशा रहती है, लेकिन आप पॉलिसीज उठा करके देख लीजिए, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, सरकारें बदलती हैं। तो हम ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि सबका उद्देश्य, जहां तक मैं समझ पाया हूं, बाकी वो जाने, सबका उद्देश्य यह है कि समावेशी विकास हो, सबका उद्देश्य है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, गरीबी कम हो, सबका उद्देश्य यह है कि रोजगार बढ़े। लेकिन ये हम बीच में जो एक पुछल्ला ले आते हैं इसको, और ये सारे हमारे रणनीति को पीछे कर देता है। हम कंटिन्यूटी में बिल्कुल सही बात, और कोई ये कहे कि हम इनकी बात नहीं मानते, मत मानिए आप बात, आप उसके आगे ले जाने की बात करिए। क्या किसी सरकार के 5 साल के काम को, सही गलत में नहीं कह रहा हूं, आप निगेट करके आगे बढ़ पाएंगे? कभी उसी पर हमको कैपिटलाइज करना होगा। तो हम इस पर क्यों बिल्कुल सरकार की ये कमियां हैं, हम इस पर बिल्कुल सही बात है, नहीं हो रही है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर हम कंटिन्यूटी में बात नहीं करेंगे तो उत्तर प्रदेश ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमें चीजों को पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है, और राजनीतिक दलों को खास तौर पर। लेकिन बात फिर वही है कि जो प्रलोभन की राजनीति चल रही है, पूरे देश में चल रही, उत्तर प्रदेश में इन चुनाव में खास तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर हम उसको देख रहे हैं। क्या सीबी पांडे साहब, उसको रोकने के लिए कोई रास्ता अभी बाकी बचा है क्या? एक रास्ता है अभी तो, जिस रास्तों पर इलेक्शन कमीशन तो कर नहीं सकता, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है,
ये एक इंटरेस्टिंग जो मीडिया जो डिबेट कराती है ना, तो जो मीडिया जैसे आपने आज डिबेट करा, इससे लोगों को समझ में आया कि ये सब फालतू घोषणाएं हैं, लोगों को माइंड में बातें आई। उसी तरह जो नेशनल चैनल पे जब ये पार्टियों के बारे में, इलेक्शन के बारे में चर्चा होती है, तो उनको जरा इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के उनसे बात करना चाहिए कि ये घोषणाएं जो कर रहे हैं, क्या इसमें कुछ भी दम है, पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मीडिया की अपनी होनी है इलेक्शन के खास करके टाइम। हम नहीं कह रहे हैं कि आप पार्टी का अपना जो कर रहे हो वो अपना जैसे तैसे कर रहे हो हमसे, लेकिन अगर 10% 5% टाइम अगर आप पब्लिक एट लार्ज के लार्जर इंटरेस्ट के लिए अगर आप उस पर ध्यान दें तो इनको करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर ये मीडिया में इस तरह के डिस्कशन हो तो ये लोग सोचेंगे कि भाई हम जो घोषणाएं कर रहे हैं उसकी तो धज्जियां उड़ रही है, वो माहौल बन रहा है, पब्लिक लोग हंस रहे हैं लोग, तो इस तरह घोषणाएं करने से फायदा क्या है। तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी खुद सेल्फ रिस्ट्रेन करेंगे, और अगर जिसको कोई घोषणा करना है उस पर बहुत अच्छी खासी स्टडी करके और तब वो उस पर घोषणा करेंगे, तो ये कि कंट्रोल हो सकता है। और इस पर करना चाहिए एक अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी समझ के मीडिया को इसमें आगे आना चाहिए। बिल्कुल, जब तक सामाजिक तौर पर सोशल जो जागरूकता है वो नहीं इसके खिलाफ पैदा होगी, जब तक सिविल सोसाइटी की तरफ से इसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं पैदा होगा, जब तक आम आदमी की तरफ से इसके खिलाफ प्रतिरोध नहीं पैदा होगा, तब तक ये जो लूटने की प्रवृत्ति है, जो प्रलोभन के जरिए वोटर को वोट को खरीदने की प्रवृत्ति है, ये खत्म होने वाली नहीं। और इसके लिए हम सबको, आप सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। जो सामूहिक तौर पर हमारा वोट खरीदने की कोशिश करते हैं जो राजनीतिक दल, उनको धिक्कारना जरूरी है। उनको उनसे असलियत पूछी जानी जरूरी है कि अगर वो ये चीज देंगे तो वो कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा लाएंगे, किस तरह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखेंगे। अन्यथा उत्तर प्रदेश जैसा राज्य वो विकसित नहीं हो सकता। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार जिस तरह से पिछड़ रही है वो उसी दिशा की ओर बढ़ती रहेगी। हम उम्मीद करते हैं कि राजनीतिक दल अपनी कुछ जिम्मेदारी समझकर इस तरह की लंतरानियां छोड़ना बंद करें, इस तरह के झांसे देना बंद करेंगे और वास्तविक मुद्दों पर जनता के बीच में आने की हिम्मत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अपने जो दर्शक हैं उनसे निवेदन करते हैं कि वो हमारे इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और ये जो बहस है, इस बहस को, आज की जो बहस है, इसके मुद्दे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि हम द फ्री प्रेस के जरिए जिस स्वतंत्र, निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी सफलता तभी संभव है जब आप सबका उसमें योगदान हो, आप सबका उसमें सहयोग हो। आप इसी बात के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।